नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव रखी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की कहानी की बिल्कुल शुरुआत है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम, उनके लिए तो ये टॉपिक सोने की खान है। वैदिक काल से सवाल आते ही आते हैं, इसलिए हर बात पर खास ध्यान देना है। देखिए, वैदिक काल एक बहुत लंबा दौर है, तो इसे समझने में आसानी हो इसलिए इतिहासकारों ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब ये जो 1000 ईसा पूर्व की लाइन है ना, इसे दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ये एक टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, एक धातु लोहा कैसे एक पूरे समाज का नक्शा बदल सकता है। बस यही हुआ था 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो सबसे पहला सवाल, इसका नाम वैदिक काल ही क्यों पड़ा? ये शब्द बना है वेद से, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान, और ये ज्ञान हमें मिलता है आर्यों से, जो करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आकर बसे। मजेदार बात यह है कि ये ज्ञान हजारों सालों तक लिखा नहीं गया था, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के जरिए सुनकर, बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। यही पूरा ज्ञान 4 वेदों में मिलता है। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति यानी प्रार्थना के लिए मंत्र हैं। फिर आता है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इसके मंत्रों को गाया जाता था। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम और तौर तरीके दिए गए हैं। और चौथा अथर्ववेद, ये थोड़ा अलग है। इसमें आम जिंदगी की बातें हैं, जैसे जादू, दवाइयाँ और बीमारियों को दूर करने के मंत्र। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, ऋग्वैदिक काल। इस समय का जीवन ना आज के मुकाबले बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा साधा था। लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और इन कबीलों को जन कहा जाता था। स्क्रीन पर इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ये हमें ठीक उसी जगह ले जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ। ये है सप्त सिंधु का इलाका, यानी 7 नदियों की धरती। इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी शामिल थीं। इन लोगों का पूरा जीवन, पूरी दुनिया इन्हीं नदियों के आसपास थी। इस दौर का समाज काफी हद तक बराबरी वाला था। कोई ऊंच नीच ज्यादा नहीं थी, और उनकी असली दौलत जमीन नहीं बल्कि उनके पशु थे, खासकर गाय। गाय इतनी जरूरी थी कि राजा को भूमिपति नहीं बल्कि गोपति कहा जाता था, यानी गांवों का स्वामी। लोग राजा को अपनी इच्छा से जो तोहफा देते थे उसे बलि कहते थे। ये कोई जबरदस्ती वाला टैक्स नहीं था। वो तांबे का इस्तेमाल करते थे, जिसे अयस कहा जाता था, और उनके सबसे बड़े देवता थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते थे, यानी किलों को तोड़ने वाला। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं जहां से एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। ये हैं सभा और समिति। ये उस दौर की पॉलिटिकल असेंबली थी। सभा में कबीले के खास और बुजुर्ग लोग होते थे, और समिति एक आम सभा थी जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था। और सबसे खास बात यह थी कि महिलाएं भी इन सभाओं में बराबर की हिस्सेदार थीं। ये दिखाता है कि उस समाज में महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। 1000 ईसा पूर्व आते आते कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब हम कहानी के दूसरे और ज्यादा जटिल हिस्से यानी उत्तर वैदिक काल में आ गए हैं। ये बड़े बड़े बदलावों का समय था। आर्य लोग अब सप्त सिंधु से पूरब की ओर बढ़ चुके थे और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में एक नई दुनिया बसा रहे थे। और इस बड़े बदलाव के पीछे का हीरो कौन था? लोहा। जी हां, लोहे के मजबूत औजारों से घने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना आसान हो गया। नतीजा, अर्थव्यवस्था अब पशुओं पर नहीं बल्कि खेती पर निर्भर हो गई। छोटे छोटे कबीले यानी जन अब मिलकर बड़े राज्य यानी जनपद बन गए। राजा अब सिर्फ गोपति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शासक बन गया। और इन्हीं सब बदलावों के साथ समाज में वर्ण व्यवस्था की जड़ें मजबूत होने लगीं। वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमें पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था काम पर आधारित थी, मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था एकदम कठोर हो गई और जन्म पर आधारित हो गई, जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब तक हमने 2 अलग अलग दौर की तस्वीरें देखी।
चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके फर्क को समझते हैं। परीक्षा के लिहाज से ये पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। इस टेबल को देखिए, ये सारी कहानी को साफ कर देती है। राजनीति में ऋग्वेदिक काल का कबीलाई मुखिया गोपति अब उत्तर वैदिक काल में एक शक्तिशाली और वंशानुगत राजा बन गया। समाज जो पहले बराबरी पर था, अब जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में बढ़ गया और महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। अर्थव्यवस्था का फोकस पशुपालन से हटकर खेती पर आ गया। और धर्म की बात करें तो इंद्र, अग्नि जैसे देवताओं की जगह प्रजापति यानी ब्रह्मा ने ले ली और यज्ञ बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन है। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल अक्सर यहीं से आते हैं। ऋग्वेद में परुष्णी को आज हम रावी कहते हैं, वितस्ता आज की झेलम है, अस्किनी चिनाब है, विपाशा ब्यास नदी है और शतुद्री आज की सतलुज। इन्हें जरूर याद रखिएगा। और अब कुछ खास वैदिक शब्द। बलि, जो शुरू में एक तोहफा था, बाद में एक जरूरी टैक्स बन गया। गोपति मतलब गायों का रक्षक। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज, लेकिन इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए होता था। और पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। ये उपाधि थी इंद्र देवता की। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है, चलिए उसे कुछ सवालों के जरिए परखने का समय आ गया है। तैयार हैं आप सब? पहला सवाल, ऋग्वैदिक काल में राजा को गोपति कहा जाता था, इसका क्या मतलब था? सोचिए। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है सी, गायों का स्वामी, क्योंकि उस समय समाज पशुपालक था और गाय ही धन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अगला सवाल, ये तो बहुत मशहूर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हमें किस वेद में मिलता है? और इसका सही उत्तर है डी, ऋग्वेद। जी हाँ, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। और ये रहा आखिरी सवाल, जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। उत्तर वैदिक काल में जो इतने बड़े सामाजिक बदलाव आए, उनकी बुनियाद में क्या था? इसका सही जवाब है ए, लोहे का प्रयोग और कृषि का विस्तार। इसी एक टेक्नोलॉजी ने पूरी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज की दिशा ही बदल दी।